टीवी स्क्रीन पर तुलसी बनकर घर घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि जीत और हार के बीच झूलती सियासत की कहानी है। कभी राहुल गांधी को हराकर अमेठी में जायंट किलर बन गई, तो कभी उसी अमेठी में हारकर सत्ता से बाहर हो गई। मंत्री पद गया, विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी और अब बीजेपी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर साफ कर दिया कि उनकी सियासी पारी अभी खत्म नहीं हुई है। आज कहानी में बात स्मृति ईरानी के संघर्ष, वापसी और नई भूमिका की पूरी दास्तान की। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ये न कहे कि अरे इनको तो पैराशूट किया गया है राजनीति में। स्मृति जहाँ पहुँचती हैं वहाँ पर उनकी जुबान में बात करती हैं। गुजरात से क्या थी आए थे, कौन कौन से? ये ऊपर वाला घर, यहाँ पे माँ, 3 बेटियाँ, नाना नानी, 2 मासियाँ, 1 मामा, 7 साल बिता दिया। फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर, मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है, जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके। तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नीयत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। मैंने वो किया जो शायद मेरी पार्टी में कोई ना कर पाया, जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को हराया। 4 में मैं चांदनी चौक का चुनाव हारी थी। तब लोगों को लगा था खत्म। मैंने कहा आज जिन लोगों को ये खुशफहमी हो रही है, क्या पता 20 साल बाद वो फिर आए लौट कर सलाम करने के लिए। स्मृति ईरानी की सियासत में वापसी तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने उन्हें संगठन में इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी क्यों दी है। क्या पार्टी एक बार फिर स्मृति ईरानी के राजनीतिक अनुभव, उनकी आक्रामक शैली और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता पर भरोसा जता रही है, या फिर संगठन में उनकी नई भूमिका पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है? राज्यसभा के माध्यम से एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बारे में असम की जनता कहती थी कि ना वो आते हैं, ना उनके माध्यम से असम का कल्याण होता है। एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही फ्लैग बेयरर्स बन चुके हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल का हारना, ये तो मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम था। हम भी अमेठी वाले, हम भी जानते हैं कांग्रेस ने आज तक नहीं बांटी गरीब। वो विक्टिम पॉलिटिक्स करेंगे और जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और जनता को समझ नहीं आएगा, तो मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी। अगर आज जनता आक्रोशित है तो तृणमूल कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है। सियासत की दुनिया की धाकड़ खिलाड़ी, नेता के तौर पर जुझारू, वक्ता के तौर पर बेबाक और तेवर ऐसे कि विरोधियों को जवाब देने पर मजबूर कर दे। स्मृति ईरानी। सवाल उठे, विरोध हुआ, आलोचनाएं हुई, लेकिन स्मृति ईरानी ने हर बार अपनी आवाज बुलंद रखी। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मुकाबला हो,
या संसद में विपक्ष के सवालों का सामना, वो बीजेपी की तरफ से लगातार मुखर नजर आई। साइबर पोर्नोग्राफी से हमने बच्चों को बचाने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों में पारित किया। तब राहुल जी नहीं बोले थे बच्चों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में। तो एक है हेडलाइन चीजें, एक है फोटो अच्छी आनी चाहिए कि मुझे उठाया पुलिस ने, मैं नरेंद्र मोदी के घर के बाहर था। लेकिन क्या हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं? अमेठी की जीत ने ये दिखाया कि सियासत में बड़े नाम के सामने जमीन पर की गई मेहनत भी असर छोड़ती है। ये तो कब से कह रहे हैं, ये तो कहते थे कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये तो डेज की कल्पना नहीं कर रहे थे। और मोदी डेज आर ओवर, ये बात तो कांग्रेस पार्टी पिछले 12-13 साल से बोल रही है। और नरेंद्र मोदी ने अर्चना जी बार बार कहा है, मोदी से बैर है लेकिन दुश्मनी देश से मत निकाल। मोदी से बैर है तो अपमान वंदे मातरम का मत करो। मोदी से बैर है तो पैरामिलिट्री सर्विसेज का अपमान मत करो। मोदी से बैर है तो दिल्ली पुलिस पर आक्रमण हो, इसका समर्थन मत करो। मोदी से बैर है तो जाकर एक यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा मत दो। सरकार के फैसले का बचाव करना हो, विपक्ष पर पलटवार करना हो या किसी मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष जनता के सामने रखना हो, स्मृति ईरानी हर बार आगे खड़ी दिखाई देती हैं। कांग्रेस पार्टी गाँव में एजेंट तक नहीं पा रही। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया। और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूंगी। नक्सलवाद पर सवाल हो, जंतर मंतर पर पुलिस के साथ टकराव का मुद्दा हो या विपक्ष का कोई बड़ा हमला, पार्टी की लाइन को सामने रखने में उनका अंदाज हमेशा बेबाक रहा है। खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने कभी अपने लिए राजनीति में कम से कम जगह तलाशने की कोशिश नहीं की। मैंने अपना काम किया और मेरे काम के चलते मुझे सराहना मिली और मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया। मैंने कभी जाकर अपने बड़ों से नहीं कहा कि अरे मेरे लिए कोई नया स्थान ढूंढो या मेरे लिए कुछ और जगह बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आज आप पर्सनल एम्बिशन से ना आए और केवल इस भाव से आए कि मुझे जो काम दिया गया है वो मैं करना चाहती हूँ, अगर वो काम मेरा जो दृष्टिकोण है राजनीति की ओर उससे मेल खाता है तो मुझे वो करना है। आई थिंक आज कम से कम मेरी पार्टी में हमें अपने काम के बलबूते पर आंककर हमें अपनी जगह दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद चेहरों में शुमार स्मृति ईरानी ने संगठन से लेकर सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। कभी संसद में, कभी चुनावी मैदान में, तो कभी सड़कों पर। बीजेपी के लिए उनकी मौजूदगी लगातार दिखाई दी। तो इन्हीं के सरकार के संरक्षण में यहाँ दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया। तो अगर ये कहते हैं दिमागी नक्सल हैं, तो मैं उसको काउंटर नहीं करूंगी। इन्होंने तो जश्न मनाया ना, जो पैरामिलिट्री, आपको याद होगा, आप तो तब थी पत्रकार। तो अगर ये स्वीकार करते हैं कि ये हैं, तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो किसी विशेष का नाम नहीं लिया, कहा जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो देश की प्रगति की गति को रोकना चाहते हैं, जो संविधान का हनन करते हैं, जो देश की सेना का अपमान करते हैं। यही है ना परिभाषा। अगर इस परिभाषा में चिदम्बरम साहब अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं, तो इस स्वतंत्र राष्ट्र में क्या मैं चिदम्बरम साहब को रोक सकती हूँ? अगर यही तमगा अरविंद केजरीवाल जी स्वेच्छा से, शान से पहनना चाहते हैं, तो मैं क्या रोक सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो इन दोनों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा देश विरोधी ताकतें। तो आपको अजीब नहीं लगता कि ये दोनों नेता अपने आप को देश विरोधी ताकत मानते हुए डिक्लेयर करते हैं अपने आप को? संघर्ष से पहचान बनी, बेबाकी से आवाज मिली और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ने सियासत में अलग मुकाम दिया। स्मृति ईरानी की कहानी उस नेता की कहानी है जो सवालों से बचने के बजाय उनका सामना करना पसंद करती हैं। आज कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी की वापसी संगठन में क्यों हुई है। क्या बंगाल चुनाव में मेहनत का इनाम मिला है, या फिर यूपी चुनाव में स्मृति ईरानी की भूमिका बड़ी होने वाली है, या फिर पंजाब चुनाव के लिए स्मृति ईरानी को चुना गया है।
स्मृति ईरानी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों की इस टीम में स्मृति ईरानी इकलौती महिला है, यानी संदेश साफ है। अमेठी की हार के बाद भी बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी की राजनीतिक उपयोगिता खत्म नहीं हुई थी। स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसमें एक टीवी कलाकार घर घर पहचानी जाने वाली तुलसी वीरानी बनी और फिर वही चेहरा बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में शामिल हो गया। राजनीति में मैं आक्रामक क्यों हूँ? तो जब जब असत्य से सामना होता है तो जिनके पास सत्य का प्रमाण होता है उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है। कभी राहुल गांधी को अमेठी में हराकर जॉइंट किलर बनी तो कभी खुद अमेठी में हारकर सत्ता से बाहर हो गई। कभी मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्रियों में शुमार हुई तो कभी मंत्री पद जाने के बाद फिर टीवी के पर्दे पर लौट आई। और करीब 26 महीने बाद स्मृति ईरानी की एक और वापसी हुई है। इस बार वापसी संसद या सरकार में नहीं, बीजेपी के संगठन में हुई है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही। औपचारिक तौर पर नहीं था, लेकिन अनौपचारिक तौर पर वो लगातार महिलाओं के लिए और पार्टी के जो और काम है उनको करती रही। अब जब 2029 के चुनाव और उससे पहले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है, जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जरूरत के तौर पर देखता हूँ मैं स्मृति ईरानी की वापसी। बहुत स्पष्ट थी पहले दिन से कि मुझे स्पष्ट रूप से जमीन से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करनी है। मैं बहुत ही क्लियर थी अपनी मंशा में कि मैं तुलसी वीरानी का पात्र करती हूँ, इसलिए मुझे आसान सी कोई डगर मिल जाएगी। मैं चाहती थी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, यानी जिस नेता को अमेठी की हार के बाद राजनीतिक हाशिए पर जाने की अटकलों से जोड़ा जा रहा था, वही अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में अहम भूमिका निभाएंगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ही ये एक बड़ा फेरबदल है। हालांकि ये नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब की नई टीम है और उसमें सबसे पावरफुल महामंत्री के तौर पे स्मृति को देखा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के झटके से निकलना भी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार का जो पूरा रायबरेली अमेठी का हिस्सा भी है और महिलाओं का वोटर के लिए भी वो काम में आ सकती हैं। तो दोनों तरह की जिम्मेदारियां या दोनों तरह की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शायद ये फैसला पार्टी ने किया होगा। अमेठी वाला जब रिजल्ट आया उस दिन कुछ आंसू, कुछ बिल्कुल इमोशनल नहीं। मैंने उस दिन मेरे घर में प्रभु की कृपा से एक छोटा मंदिर है, माँ भगवती की वहाँ पर मूर्ति है। मैं अकेली ही व्यक्ति थी जो उस प्रांगण में मुस्कुरा के माँ को देखकर कह रही थी, जो हुआ तूने अच्छा किया। और आसपास के लोगों को लगा कि मुझे सदमा पहुंचा है, क्योंकि वो रो रहे थे। स्मृति ईरानी की कहानी में हार और वापसी दोनों साथ साथ चलती रही। अमेठी की हार के बाद ये जरूर लगा था कि उनकी सक्रिय राजनीति का दायरा सीमित हो गया है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब भी उनकी राजनीतिक क्षमता और जनसंपर्क की ताकत पर भरोसा करती है। यानी स्मृति ईरानी की सियासी पारी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए रोल के साथ फिर शुरू हुई है। अब नजर इस बात पर होगी कि संगठन की इस नई जिम्मेदारी में स्मृति ईरानी कितना असर छोड़ती हैं और क्या बीजेपी का ये दांव आने वाले चुनावों में गेम चेंजर साबित होता है।